हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, हम आप सबको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए और हिंदी से रिलेटेड सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो दोस्तों इन सब की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज प्रैक्टिस श्रृंखला में आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि जिसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए। और एक बात, अगर चैनल पे पहली बार हैं आप सब, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति के लेखक हैं। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति के लेखक हैं। चलिए ऑप्शन सुनिए। सूरदास है, कबीरदास है, विद्यापति है और तुलसीदास है। तो दोस्तों आप एक जगह काउंट कर लिया करिए, अपना 1 से 30 तक नंबरिंग कर लिया करिए और हमारे साथ जब भी प्रैक्टिस चालू करने बैठिए तो कॉपी पेन लेके बैठे। जो हम मौखिक क्वेश्चन बताते हैं उनको भी आप सब अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। वो आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार पढ़ते रहिए ना, वो एकदम से दिमाग में सेट हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए जब भी पेपर चालू करने बैठे तो आप ध्यान से, और जो 10 बार क्वेश्चन आए 10 बार उसको कहीं लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, वो आपको एकदम याद हो जाएगा। इसलिए हम जो पेपर चालू कराते हैं सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शंस को भी व्याख्यायित कर देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अपने अपने आंसर पहले लगा लिया करिए, फिर उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तब ये भी जान लिया करिए जो आंसर, जितने आंसर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि मैम आपके क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं हैं। जैसा आप बताएंगे उसी अनुसार फिर हम अगले प्रैक्टिस में क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति के लेखक हैं। सूरदास हैं, कबीरदास हैं, विद्यापति हैं और तुलसीदास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति इनका राइट आंसर होगा। तो ये जान लीजिए आप, विद्यापति की 1-2 पंक्ति और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। तो आप सब हमको बताइएगा कि हमारे बताने से पहले आप सबको पता था या नहीं। तो चलिए सुन लीजिए। आप लोग अगर नोट करते हो तो कहीं नोट कर लीजिए कि जैसा कि उनकी एक पंक्ति और है, बालचंद बिजावई भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन हाशा। बालचंद बिजावई भाषा दुई नहीं लग गई दुज्जन हाशा। इनकी ये एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, एक पंक्ति ये हो गई आपकी, एक ये है, एक हमने आपको बताया बालचंद बिजावई भाषा। एक पंक्ति ये नोट कर लीजिए आप सब। एक दूसरी पंक्ति और है, देसिल बैना सब जन मिठ्ठा ते तैशन जपो अवहट्ठा। देसिल बैना सब जन मिठ्ठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। ठीक है, तो ये इनकी पंक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और इन सब की पंक्ति भी कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी, इनकी भी पंक्ति बहुत ही चर्चित है, तो आप सब इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि कबीरदास जी की पंक्ति एक बहुत पूछी जाती है कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। ये आप, मोरी चुनरी में लग गई दाग पिया, हरी मोरी पीऊ मैं राम की बहुरिया रे। दिन भर रोजा रखत हो रात हनत है गाय, कैसे खुदा व बंदगी क्या बहरा हुआ खुदा है।
तो दोस्तों ये सब काव्य पंक्तियाँ ऐसी हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और आप सब इन्हें तैयार रखिए, ठीक है। तो चलिए, और सूरदास जी की भी बहुत सी पंक्तियाँ हैं। मैं यहाँ का वही बढ़ेंगी चोटी, अभिगत कछु कहत न भावे। तो चलिए, और इनकी भी पंक्ति है, एक भरोसे एक बल एक आश विश्वास, एक भरोसे राम है चातक तुलसीदास। और एक ये है, एक पंक्ति है इनकी, मांग की खैबो मशीत के लैबो। तो दोस्तों इनकी बहुत सी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हालात कन्हैया के लेखक हैं। हालात कन्हैया एक चर्चित रचना है, ये लेखक कौन है आप सब बताइए हमें। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है पूरन भगत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आप सर आंसर करिए, अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए, लगा लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो हालात कन्हैया के लेखक हैं अमीर खुसरो। हालात कन्हैया के लेखक अमीर खुसरो हैं, ठीक है। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो जी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। एक पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा। और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक गांव में हुआ था, आप एक ये याद रखिएगा तथ्य। और इनके बचपन का नाम अबुल हसन था, ये भी आप याद रखिएगा। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे और ये इनके गुरु जो थे निज़ामुद्दीन औलिया थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इनकी बहुत से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे एक खालिक बारी है, हालात कन्हैया यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, और दो सुखने हैं, और नजराने हिंदी है। एक खास पंक्ति एक इनका उपनाम है तूतिए हिंद, इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। तो ये सब इनको ध्यान रखिएगा। इनकी जो खालिक बारी रचना है दोस्तों, वो एक शब्दकोश है, वो एक शब्दकोश है। और इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया है। तो चलिए इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो हमने आपको बता दिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं। संगीत रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, दामोदर शर्मा हैं, शारंग देव हैं, सरहपा हैं। चलिए इनको आंसर करिए आप सब। तो संगीत रत्नाकर के रचनाकार हैं शारंग देव। शारंग देव की रचना है संगीत रत्नाकर, ठीक है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है, बताइए आप सब। मैं अगले प्रैक्टिस में सब पढ़ा चुकी हूँ। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, जो कि मैथिली में रचना है, मैथिली भाषा में, ठीक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, मैथिली में है। और दामोदर शर्मा की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो भाषा है उसको कोशली कहा है, किसने? सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सरहपा की रचना क्या है? दोहा कोश, दोहा कोश सरहपा की रचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्षमा कीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 होगा, मैं 5 डाल दी हूँ, नंबरिंग गलत हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अमीर खुसरो के गुरु थे, अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे, हाजी बाबा थे, शेख बुरहान थे, सैयद अशरफ थे। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। तो सुनिए दोस्तों, अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे, अमीर खुसरो के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे। और हाजी बाबा किसके गुरु थे? तो हाजी बाबा ये उस्मान के गुरु थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे। और शेख बुरहान किसके गुरु थे? ये भी नोट कर लीजिए, इनके शिष्य थे कुतुबन,
ठीक है। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान थे। और सैयद अशरफ की बात करें, ये मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सैयद अशरफ। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के एक गुरु का नाम और मिलता है दोस्तों, ये भी जान लीजिए, शेख मोहिदी। शेख मोहिदी भी मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? ये सब दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है, और जो उसमें नया क्वेश्चन बन सकता है हमने वहाँ से नया क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो देखिए ये आपके भावी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए, विद्यापति के गुरु का नाम रामानंद है, रैदास है, पंडित हरिमिश्र है, नरहरियानंद है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस कर लीजिए। तो देखिए विद्यापति के गुरु का नाम है पंडित हरिमिश्र। ठीक है, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र है। तो चलिए इन चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। रामानंद किसके गुरु थे? कबीरदास जी के गुरु थे। कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। और रैदास किसके गुरु थे? तो मीराबाई के और सुंदरदास के। सुंदरदास और मीराबाई के गुरु रैदास थे। रैदास या रविदास एक ही हैं। ठीक है। और नरहरियानंद तुलसीदास जी के गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है। ऑप्शन सुनिए, सबरस है, रस रतन है, आखिरी कलाम है, इंद्रावती है। चलिए अपने आंसर गेस करिए आप सब। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना, यहाँ प्रथम गद्य रचना की बात कही गई है उर्दू साहित्य की, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना सबरस है। सबरस, जिसे मुल्ला वजही ने लिखा है। मुल्ला वजही ने सबरस को लिखा है। ठीक है। और रस रतन की बात करें तो ये पुहकर कवि ने लिखा है। पुहकर कवि ने रस रतन की रचना की है। आखिरी कलाम की बात करें तो ये जायसी ने लिखा है। ठीक है, जायसी। और इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे हैं आप सब हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा और नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? ऑप्शन सुनिए, 8वीं शताब्दी के, 9वीं, ऑप्शन बी है 10वीं शताब्दी के, ऑप्शन सी है 9वीं शताब्दी के, और ऑप्शन डी है 11वीं शताब्दी के। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए आप सब। तो देखिए पुष्पदंत आपके 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगर 8वीं शती की बात करें तो स्वयंभू थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हिंदी का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, पुष्पदंत, स्वयंभू, विद्यापति, कोई नहीं। तो हिंदी का भवभूति पुष्पदंत जी को कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कवि कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने इनको यानी पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। हिंदी का भवभूति पुष्पदंत जी को कहा जाता है। चलिए इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पुष्पदंत की 3 रचना, एक महापुराण और एक ऋय कुमार चरिव और एक महापुराण, ऋय कुमार चरिव
और एक रचना है उनकी जसहरचर्यु। ठीक है, जसहरचर्यु। तो महापुराण में जो महापुराण रचना है इसमें 102 संधियां हैं, इसको आप सब नोट कर लीजिए। महापुराण में 102 संधियां हैं। ठीक है, और एक है अड़य कुमारचर्यु। अड़य कुमारचर्यु, इसमें आपका 4 संधियां हैं। ठीक है, इसमें 4 संधियां हैं। महापुराण, अड़य कुमारचर्यु और एक जसहरचर्यु है। जसहरचर्यु, इसमें 9 संधियां हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महापुराण में 102 संधि दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, ये अड़य कुमार में 9 है, हमने उल्टा लिख दिया है। और ये जसहरचर्यु में 4 संधियां हैं। और इस जसहरचर्यु में यशोधरा का भी वर्णन है। जसहरचर्यु में यशोधरा का वर्णन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन बातों को। और स्वयंभू को आप सब जानते ही हैं, हिंदी का उनको वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी का वाल्मीकि या व्यास, अपभ्रंश का, क्षमा कीजिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास स्वयंभू को कहा जाता है। और विद्यापति की बात करें तो विद्यापति को बहुत से उपनाम दिए गए हैं। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि, कवि कंठहार, पंचदेव उपासक, इनको बहुत उपनाम दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुवलय माला, कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्यतन सूरि हैं, रोडा कवि हैं, आशगु हैं, मुनिराम सिंह हैं। दोस्तों देखिए हमने कितने मेहनत से क्वेश्चन बनाया हुआ है, और आप सबको देख के ही पता चलना चाहिए कि एक क्वेश्चन हमने विकल्प कैसे कैसे रखे हैं, कि हम बहुत मेहनत से हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आप सब अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप सब अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए हमें, जिससे मैं और अच्छा कर सकूं और हमें कुछ तो वो मिले, सपोर्ट मिले कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो सब पसंद कर रहे हैं। तो ज़रूर दोस्तों आप लोग ज़रूर हमको प्रश्न कैसे हैं, किस लेवल के हैं, इस पे आप अपनी राय ज़रूर दीजिए हमें। अपनी राय देके आप सब हमारा मनोबल बढ़ाए दोस्तों, मनोबल गिराए नहीं, जिससे और आगे हम और बेहतर करूं। ठीक है, तो चलिए कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्यतन सूरि। कुवलय माला कथा के लेखक उद्यतन सूरि हैं। और रोडा कवि का राउलवेल है, आप सब जानते ही हैं, राउलवेल एक चंपू काव्य है। और आशगु का चंदन वाला रास है, जीवदया रास है, करुण रस प्रधान रचना है। और मुनिराम सिंह का पाहुड़ दोहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यापति को कूच का कवि किसने कहा? विद्यापति को कूच का कवि किसने कहा है? विद्यापति को ऑप्शन सुनिए। हरप्रसाद शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, ए बी दोनों, कोई नहीं। चलिए विद्यापति को कूच का कवि किसने कहा? आप सब अपना अपना आंसर लगा लिए हैं। चलिए सुनिए ध्यान से। विद्यापति को कूच का कवि हरप्रसाद शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, यानी सी ऑप्शन से ये दोनों लोग ने कहा है। विद्यापति को कूच का कवि हरप्रसाद शास्त्री, बाबूराम सक्सेना दोनों लोगों ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। गोरक्ष विजय नाटक के लेखक हैं। गोरक्ष विजय नाटक के लेखक हैं विद्यापति हैं, गोरखनाथ हैं, जोइंदू हैं, मत्स्येंद्रनाथ।
चलिए इनका आंसर गेस करिए। तो देखिए, गोरक्ष विजय नाटक के लेखक विद्यापति हैं। ठीक है, गोरक्ष विजय नाटक के लेखक विद्यापति हैं। और जो ये नाटक है ये 2 भाषा में लिखा गया है, एक संस्कृत भाषा में और मैथिली भाषा में। देखिए सुनिए ध्यान से, गोरक्ष विजय नाटक जो है, गोरक्ष विजय नाटक का जो गद्य भाग है, गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग, ध्यान दीजिएगा, गद्य भाग संस्कृत में लिखा गया है। गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में लिखा गया है और पद्य भाग, यानी ये गोरक्ष विजय नाटक जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य भाग संस्कृत भाषा में लिखा गया और पद्य भाग मैथिली भाषा में, पद्य भाग मैथिली में लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने विद्यापति जी ने अवहट्ट में रचना की, मैथिली भाषा में की, संस्कृत में की। तो चलिए ये सब भी आप जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। विद्यापति की संस्कृत में रचनाएं हैं, विद्यापति की संस्कृत रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन सुनिए, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये दोस्तों पूछी हुई रचनाएं हैं, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और गया पत्तलक, लिखनावली, उपर्युक्त सभी। चलिए इनका आंसर गेस करिए। विद्यापति की संस्कृत भाषा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो शैव सर्वस्व सार भी है, गंगा वाक्यावली भी है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार है, गया पत्तलक वर्ण है, लिखनावली है और एक रचना दान वाक्यावली है। तो उपर्युक्त सभी रचना इनकी हैं, संस्कृत की रचना। ये विद्यापति की रचना, जो सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, और इन्होंने अवहट्ट में भी कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखा है, मैथिली भाषा में विद्यापति पदावली लिखा है, ये भी आप सब जानते रहिए। और कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया है, ये भी आप जानते रहिए। और जो एक तथ्य और है इनके विद्यापति के विषय में, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह के उदारता का वर्णन है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यापति की कीर्तिलता रचना में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका रचना में शिव सिंह के उदारता का वर्णन है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ऑप्शन सुनिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, राउलवेल है, पदावली है। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। ये एक शब्दकोश है। ठीक है, ये एक शब्दकोश है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की है और राउलवेल रोडा कवि की है और पदावली विद्यापति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा कब गाया जाता है? आल्हा कब गाया जाता है बताइए? शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में? बताइए। जैसा कि एक रचना है परमाल राशो, उसका खंड है आल्हा खंड, तो वही यहाँ पे वहीं से प्रश्न यहाँ लिया गया है, आल्हा कब गाया जाता है? तो जान लीजिए आप सब, आल्हा जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए अपने अपने आंसर गेस करिए।
तो देखिए, गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हैं। ये सब आप सब जान लीजिए। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, हाँ, इन्होंने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी ने इनका गोरखनाथ का समय नोट कर लीजिए। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने 11वीं शताब्दी माना है। ठीक है, ये ऑप्शन में एक नहीं, चलिए नाम नहीं लिखे हैं। गोरखनाथ का समय ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। और ये जो रचना है गोरखबानी, ये आपका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये भी जान लीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये रचना ये जो गोरखबानी है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से निकलते हैं। ये भी आप सब नोट कर लीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संपादित होकर आती है, प्रयाग से छपती है, मान लीजिए। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हैं और गोरखबानी रचना हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से निकलती है। इसको आप सब ध्यान रखिएगा, निकलती है या छपती है या प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती है, हाँ, ये सही रहेगा। प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, जालंधरनाथ। इनका आंसर गेस करिए आप सब। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं, तो इनके लेखक हैं मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय रचना मत्स्येंद्रनाथ की है। मत्स्येंद्रनाथ कौन थे? गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, और इस रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया था? आप सब हमें ये कमेंट करके बताइएगा। अब कमेंट के थ्रू हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इनके गुरु कौन थे। तो चलिए, कौल ज्ञान निर्णय जो ग्रंथ है, इनका संपादन किसने किया था? मत्स्येंद्रनाथ की रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसको भी कहीं नोट कर लीजिए। देखिए, नोट कर लीजिए, कौल ज्ञान निर्णय, इस रचना का संपादन, इस रचना का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है, ये भी आप सब ध्यान दीजिएगा। कौल ज्ञान निर्णय रचना का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन। वाटरफील्ड ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया था? अब देख के आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगा होगा। वाटरफील्ड ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया है? आलाखंड का, पृथ्वीराज राशो का, बिसल देव राशो का और परमाल राशो का। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इन पेपर पे, क्वेश्चन कैसे हैं, किस लेवल के हैं। प्लीज़ दोस्तों हमें मोटिवेट करिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। जब आपको मैं फीडबैक पाऊँगी तभी हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ आप सबको अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों हमें सपोर्ट करिएगा आप सब, और मैं अच्छा कुछ कर सकूँ। हमको पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और सब मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले आऊँ, जो आप सबके लिए परीक्षा में अधिक सहायक साबित हो और आप सब पढ़ के अपने अपने लक्ष्य तक पहुँचें। यही मैं कामना करती हूँ। चलिए, वाटरफील्ड ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो आलाखंड का, पृथ्वीराज राशो का, बिशलदेव राशो का, परमाल राशो का। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये परमाल राशो का ही एक भाग आलाखंड है, आलाखंड से चर्चित है। ठीक है, तो इसमें परमाल राशो का जो ये आलाखंड है, इसी को वाटरफील्ड ने इनका अंग्रेजी अनुवाद किया था। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। चलिए, और इनका कोई और प्रकाशन कौन करवाया था, आप सब हमें ये बताइए। ये जो आलाखंड है ये परमाल राशो का एक भाग है। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया, और आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था, ये बताइए आप सब। तो ये भी जान लीजिए कि आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन यहाँ, अरे कहाँ के थे वो, चार्ल्स एलियट महोदय जी, फर्रुखाबाद के तत्कालिक जिलाधिकारी ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। ये भी आप सब ध्यान रखिए, चार्ल्स एलियट ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वररत्नाकर, राउलवेल, कुवलयमाला, कोई नहीं। ये आप सब ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सी किताबों में ये कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन कुवलयमाला में दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये राउलवेल में है। कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का वर्णन राउलवेल में है, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस ग्रंथ में लिखा है कि सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं? किस ग्रंथ का विषय है कि सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं? आंसर सुनिए, महापुराण, पौमचर्य, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा। चलिए अपने अपने ऑप्शन आप सब गेस कर लीजिए, फिर मैं बताऊं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौमचर्य जो स्वयंभू का राम काव्य है, जो स्वयंभू की रचना है पौमचर्य, इसी में यह लिखा है कि सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। और स्वयंभू के पौमचर्य में 5 कांड हैं, आप सब जानते होंगे। 5 कांड हैं, जिनमें बाल कांड का नाम उन्होंने
सॉरी, उसमें एक कांड का नाम बदला हुआ है, विद्याधर कांड है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी, सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी नाथों में, सिद्धों में, शैव में, वैष्णव में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति सिद्धों में थी, सिद्धों में थी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयंभू के पौमचर्यु में किस कांड का वर्णन नहीं है? स्वयंभू के पौमचर्यु में किस कांड का वर्णन नहीं है? जैसा कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, वो भी राम काव्य है, और यहाँ पे भी स्वयंभू के पौमचर्यु में ये भी राम काव्य है, और इसमें 5 कांड हैं। जो उनमें कांड रखे गए हैं वो इनमें भी रखे गए हैं, बल्कि इनमें 2 कांड नहीं रखे गए हैं, उन्हीं को यहाँ बताना है। और इनमें एक कांड का नाम विद्याधर कांड है। चलिए तो देखिए, स्वयंभू के पौमचर्यु में किस कांड का वर्णन नहीं है? अरण्य कांड है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी है विद्याधर कांड, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो इनका राइट आंसर होगा डी। स्वयंभू के जो ये पौमचर्यु ग्रंथ है, इसमें एक ये आपका अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, ये दोनों कांड नहीं रखे गए हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड नहीं रखा गया है, बल्कि ये 5 कांड हैं, और ये विद्याधर कांड है। इनके पौमचर्यु में विद्याधर कांड है। तो चलिए, रामचरितमानस में 7 कांड है, ध्यान दीजिएगा, और पौमचर्यु में 5 कांड हैं। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और रामचरितमानस में है और पौमचर्यु में नहीं है। बाकी जो 5 कांड बचते हैं, 5 कांड सेम वही हैं, बस एक का नाम विद्याधर है। ध्यान में था, अभी ध्यान नहीं है दोस्तों, ने तो ये भी बता देती किसका नाम विद्याधर है, विद्याधर कांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने, हेमचंद ने, देवसेन ने, धनपाल ने। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहृदय के चित्त का साधारणीकरण माना है किसने? सहृदय के किस विद्वान ने, किस लेखक ने माना है कि सहृदय यानी पाठक के चित्त का साधारणीकरण होता है? किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने, आचार्य शुक्ल ने, गुलाब राय ने, कोई नहीं। चलिए अपने आंसर गेस करिए। तो सहृदय के चित्त का साधारणीकरण श्याम सुंदर दास ने माना है। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों कि एकदम से पता नहीं कहाँ से आए हैं। कुछ उस प्रश्न पे यही नहीं होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, देख के हम लोग घबरा जाते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा रख दिया है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? ये पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक, रिपोर्टर, कंपोजिटर, प्रूफ रीडर। तो इनका राइट आंसर होगा, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति रिपोर्टर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन। मुल्ला दाऊद की भाषा है, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, और मुल्ला दाऊद की भाषा है, ऑप्शन सुनिए, ठेठ अवधी है, पहाड़ी मिश्रित अवधी है, साहित्यिक अवधी है, और कोई नहीं। तो मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ठीक है, मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसा है? अगर हमने इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाया और आप सबको चारों ऑप्शंस हमने व्याख्या करके अच्छे से चारों ऑप्शन के बारे में समझाया, आपका एक एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार होता चल रहा है। एक तरीके से कहे तो यहाँ भी आपका रिवीजन हो रहा है। तो दोस्तों, आप एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को, अगर पसंद आया हो तो, और
हमें सपोर्ट करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हम और अच्छा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाया करें। चलिए, आप वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।